अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम मौज़ू के ऊपर बात करने जा रहे हैं और 2 जो नकात हैं उन दोनों को एक साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। पहला जो नुक्ता है वो है इस्लामी फ़लसफ़े का तारुफ़ और जो दूसरा नुक्ता है वो है पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत। तो ये सवाल बार-बार किया जाता है कि इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है? इसको कैसे समझा जा सकता है? अ, और इसके ऊपर अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं मतलब अभी एक शख़्स ने बस ये सवाल पैदा हुआ है उसके ज़हन के अंदर कि इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है और इसको कैसे शुरू करना चाहिए? तो ये बिल्कुल आज उसके लिए वीडियो है, उस शख़्स के लिए बुनियादी तौर के ऊपर। और दूसरा वो शख़्स जो कि ये जानता है थोड़ा-सा इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है, दूसरी तरफ वो ये जानना चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी फ़लसफ़े की क्या हैसियत हो सकती है या है और इसको किस लिहाज से समझना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ज़रा मेथोडोलॉजीज़ की समझनी पड़ेगी। देखें एक आपके पास मेथोडोलॉजी आ जाती है जिसे आप कह सकते हैं लिटरलिस्ट किस्म की मेथोडोलॉजी। हालाँकि हमें ये लफ़्ज़ भी नहीं पसंद लिटरलिस्ट का क्योंकि इसके ऊपर और बहस की जा सकती है। लेकिन एक है लिटरलिस्ट मेथोडोलॉजी, जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लिटरलिस्ट मीनिंग लेंगे कुरान और हदीस का, ठीक है? और यहाँ तक कि उनके लिए जो हदीस है वो कुरान का मीनिंग भी शेप कर सकती है, ठीक है? फिर दूसरी तरफ एक आती है टेक्सचुअलिस्ट किस्म की मेंटालिटी। अब ये जो लिटरलिस्ट है इसके अंदर आपको नज़र आ सकते हैं जैसे ये यूथ क्लब है, ये इब्न तैमिया हैं, ये हनाबिला हैं वगैरह-वगैरह जो मतलब डोमिनेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी चल रही है वो लिटरलिस्ट किस्म की है। अच्छा, दूसरी आपके पास आती है टेक्सचुअलिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी। अच्छा, अब टेक्सचुअलिस्ट क्या कहते हैं? टेक्सचुअलिस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कहेंगे अच्छा हदीस के तो ना हमारे पास हदीस को हम इतनी हुज्जियत नहीं देते, लेकिन हमारा जो असल है, वो है नज़्मुल कुरान या कुरान की डिक्शनरी के से क्या मायने निकलेंगे या कुरान के अल्फाज़ जो उसके अंदर मतलब एक लिंग्विस्टिक किस्म की अप्रोच, टेक्सचुअलिस्ट किस्म की अप्रोच। अब ज़ाहिर-सी बात है इसमें भी आगे स्ट्रैंड्स हैं, जैसे लिटरलिस्ट के अंदर स्ट्रैंड्स हैं, वैसे ही इनके अंदर भी स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन ये आपको नज़र आएगा जैसे परवेज़ साहब, अल्लामा परवेज़ जो थे, जो गामती साहब हैं वगैरह-वगैरह, मतलब एक टेक्सचुअलिस्ट किस्म का स्टांस। अब इसमें एक तीसरा स्टांस है, वो तीसरा स्टांस है फ़िलॉसफ़ा का। फ़िलॉसफ़ा कहते हैं बाकी दोनों स्टांसेस जो हैं वो लिमिटेड तरीके से सही हैं, ठीक है? बाकी हदीस भी एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, कुरान भी एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ नॉलेज है। जो लेकिन सबसे फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज है जो कि आप इस्तेमाल करते हो इन दोनों चीज़ों को भी कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, वो क्या है? वो है डिक्टेट्स ऑफ रीज़न, वो है अक़ल। अक़ल अक़ल से ये मुराद नहीं है कि किसी की राय, किसी का ओपिनियन या फॉर एग्ज़ाम्पल इवन साइंस, ये अक़ल से मुराद नहीं है। अक़ल से मुराद है जो 3 लॉज़ ऑफ लॉजिक हैं, मतलब लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल और लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है? इस पे एक अलग से भी वीडियो बना दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि जो चीज़ इन लॉज़ के खिलाफ जाएगी, जो भी इंटरप्रिटेशन, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी इनके अंदर रहते-रहते ये इंटरप्रिटेशन होगी, वो इंटरप्रिटेशन एक्सेप्टेबल है और वो उसमें आप हदीस से भी मदद ले सकते हैं, उससे आप कुरान से भी मदद ले सकते हैं। तो मतलब जो इस्लामिक फिलॉसफर्स हैं बेसिकली, वो एक हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की के सबसे नीचे आती है लॉजिक। जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ। जैसे एक चीज़ जो है वो है, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, कोई इसका नेगेशन नहीं हो सकता। लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है, या तो एक चीज़ होती है या तो एक चीज़ नहीं होती, ठीक है? इसका भी कोई तो ये वो है जो कि हमारा दायरा मुतय्यन करता है हमारे नॉलेज का, ठीक है? फिर इस दायरे के अंदर स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ देती है? कुरान, ठीक है? और फिर उस दायरे के अंदर स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ देती है? हदीस। तो ऐसे ये पिरामिड, ये हायरार्की चल रही है। इसकी सबसे बेस में क्या है? लॉज़ ऑफ लॉजिक, क्योंकि आपको कोई भी किताब पढ़ने के लिए भी जैसे कुरान है, कुरान की एक किताब है ना, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या लॉज़ ऑफ लॉजिक अज़्यूम करने पड़ते हैं। फिर और हदीस को आप किसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे? कुरान की गाइडेंस में। तो ये ऐसी एक हायरार्की चल रही है। ये बुनियादी तौर पे इस्लामी फ़िलसफ़ा का मौक़िफ़ था, ठीक है? और अभी भी यही मौक़िफ़ है। अब इस्लामी फ़िलसफ़ा थे कौन? अब इस्लामी फ़िलसफ़ा थे बुनियादी तौर पर आपने इनका नाम सुना होगा, जैसे इब्न सीना थे, जैसे जाबिर बिन हयान थे, जैसे इब्न रुश्द थे, जैसे शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, जैसे मुल्ला सुदरा थे, ठीक है? और भी बहुत ज़्यादा नाम हैं। बुनियादी तौर पर वो मुसलमान जो कि
जिन्होंने इस्लाम की जब गोल्डन एज जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर निहायत बेहतरी के साथ इस्लाम की उन्होंने तरवीज भी की और इस्लाम को एक मंतकी अंदाज से पेश किया, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ यहाँ पर मतलब मुसलमानों की दुनिया के अंदर काबिल हुए, बल्कि जो आगे आपके पास वेस्टर्न थे जो इनलाइटनमेंट थिंकर्स थे या रेनेसांस के अंदर जो थिंकर थे, वो भी इस पूरी मूवमेंट से मुसलमानों के काम से बहुत मुतासिर हुए। बल्कि इन्हीं की मरहून मिन्नत ये है कि आज हम इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह देखते हैं। तो अब ये बड़ा एस्टैब्लिश्ड किस्म का स्कूल है। ये नहीं है कि मतलब ये ऐसी बात करती कि बड़ा एस्टैब्लिश्ड किस्म का स्कूल है। और वो कैसे कि जाबिर बिन हयान जो कि फ़लसफ़ी थे खुद और बहुत बड़े केमिस्ट भी थे। यहाँ तक कि इतने बड़े केमिस्ट थे कि न्यूटन और बॉयल ने इनकी किताबें पढ़ी थीं। जाबिर बिन हयान जो थे वो इमाम जाफ़र के शागिर्द थे। और इमाम जाफ़र जैसे कि आपको पता है कि अहल बैत के अंदर से हैं और हर शख्स के लिए यहाँ तक कि जो अब इमाम अबू हनीफा के भी वो उस्ताद रखते हैं। तो इतने पुराने ये जो फ़िलासफ़ा हैं, ये चल रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने एक और वीडियो बना दिया, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड और एक्सेप्टेबल सेक्ट है। और जब आप इनको पढ़ते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, जिन जज के इनकी बेस लॉजिक है, ये खुद इन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लॉजिक को रिजेक्ट कर देते हो, जैसे अगर बाकी स्कूल करते हैं, तो फिर मसला ये आ जाता है कि फिर आप कुछ भी समझ नहीं सकते। क्योंकि लॉजिकल लॉज़ अगर आप रिजेक्ट कर देते हो, तो फिर तो को एक चीज़ होते हुए भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। साइमल्टेनियसली जैसे मैं कहूँ एक चीज़ वजूद रख भी रही है और वजूद नहीं भी रख रही। एक चीज़ सच भी है साइमल्टेनियसली झूठ भी है। ठीक है? फिर तो पूरा मसला पैदा हो जाएगा। फिर तो आप कहेंगे बाइबल जो है वो जितनी भी कोई किताबें, इल्हामी किताबें वगैरह-वगैरह ये साइमल्टेनियसली सच भी हैं एक ही रिस्पेक्ट में और झूठ भी हैं। तो इससे लॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं क्योंकि फिर आप कुछ हार्ड तरीके से कुछ चीज़ असर्ट कर ही नहीं सकते कि ये चीज़ सच है। ठीक है? तो इसीलिए आपको लॉजिकल लॉज़ को सबसे फंडामेंटल रखना पड़ता है और इसी व्यू को कहा जाता है तक़दीमुल अक़ल यानी प्राइमेसी ऑफ रीज़न बुनियादी तौर पे। तो या असालतुल अक़ल वगैरह। तो अब ये सबसे बुनियादी व्यू है इस्लामी फ़लसफ़े का। अब ये हुआ कि जैसे-जैसे मुसलमान आगे बढ़े तो ये जो व्यू था इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी का ये डिमिनिश होने लग गया। इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, इसके अंदर ऐसे भी लोग आए जिन्होंने लॉजिक का के ऊपर रद्द किया, लॉजिक का इनकार करने की कोशिश की जैसे इब्न तैमिया है या और भी आए जिन्हें मतलब पूरा थॉट प्रोसेस एज़ सच नहीं पसंद आया। जैसे तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा लिखी ग़ज़ाली ने। तो थोड़ा-थोड़ा हमें इसके अंदर डिक्लाइन नज़र आने लग गया। अच्छा, एक और फ़ील्ड थी मुसलमानों के अंदर जिन्होंने फ़िलॉसफ़र से ख़ासा फ़ायदा लिया, लेकिन उनकी एक बड़ा फंडामेंटल मेथोडोलॉजी को छोड़ दिया, जो कि सूफ़ीज़्म था। अब सूफ़ीज़्म ने फ़िलॉसफ़र से काफ़ी हद तक व्यूज़ तो ले लिए, मतलब कन्क्लूज़न्स उनके ले लिए, लेकिन जो उनकी बुनियादी मेथोडोलॉजी थी, अक़ली इस्तिंबात की मतलब अक़ल का इस्तेमाल करते हुए फ़ैसले वग़ैरह करने की, वो उन्होंने इतनी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं की। जिसकी वजह से ओवर द टाइम आपको नजर आता है कि फोक इमेज ऑफ सूफीज्म जो है वो भी मतलब एक डॉगमेटिक शक्ल इख्तियार कर गया जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसकी वजह यही थी कि उन्होंने जो अकली इस्तेंबात था जो प्राइमेसी ऑफ रीजन के अंदर फिलोसफर्स बिलीव करते थे उसको छोड़ दिया। ठीक हो गया। अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान हमारे पास एक मुल्क है जहाँ पे आपको नज़र आता है शिद्दत पसंदी है, जहाँ पर और बहुत से मसाइल हैं और उन बहुत से मसाइल की बुनियादी वजह ये है कि अक़ली इस्तिंबात को पसंद नहीं किया जाता। अक़ली इस्तिंबात को अक़ली इस्तख़राज को सोचने को बुनियादी तौर के ऊपर पसंद नहीं किया जाता और इसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और ये आपको मज़हबी तरीक़े में भी नज़र आएगा और ये आपको दुनियावी जो बाकी मज़हब के अलावा अज़ीबी जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी आपको ये बात नज़र आएगी। अब इसके अंदर जो इस्लामी फ़िलासफ़ा है, वो इस तरीके से इस बात को हल करने की सलाहियत रखते हैं कि अगर इस्लामी फ़िलासफ़ा का जो नज़रिया है, अगर उसको अपनाया जाए, तो उसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले बुनियादी तौर पर जो अक्ल का
सब्जेक्ट है जिसे हम बुनियादी तौर पर लॉजिक कहते हैं। अब लोग इसे फ़लसफ़ा कहने लग गए थे। आप सुनते हैं ना फ़लसफ़ा, आप सुनते हैं पता नहीं ये कौन-सा खुद अपनी ज़ात में कोई सब्जेक्ट है। ऐसी एज़ सच बात नहीं है। फ़लसफ़ा जब हम कहते हैं हमारी उससे बस मुराद अक़ली इस्तिंबात होता है। ये आपको बात समझने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि फ़लसफ़ा ना कोई इस्लाम से ख़ारिज फ़ील्ड है, जिसको वो यूज़ करके जो इस्लामी फ़िलॉसफ़ी में वो कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, बल्कि अक़ली इस्तिंबात को ही फ़लसफ़ा कहते हैं। आप इसे अक़ली इस्तिंबात ना कहें, आप इसे फ़लसफ़ा ना कहें, आप इसे सिंपल लॉजिक कह लें। लॉजिक को इस्तेमाल करके और ये नहीं कि एक साइंस वाली बात या राय किसी की, नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि कई दफ़ा ना लोग सोचते हैं अच्छा लॉजिक जो है, लॉजिक में तो फिर आप ये बात भी नहीं ला सकते कि मिरेकल्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल एन लॉजिकल है, वगैरह-वगैरह। तो ऐसे ना लोगों ने कॉमन सेंस सोचा होता है। अभी कॉमन सेंस की बात नहीं की जा रही। लॉजिक, प्योर लॉजिक, लॉजिकल जो लॉज़ हैं, 3 लॉज़ ऑफ लॉजिक, उसकी बात की जा रही है। ये ना लोग अक्सर इस इन दोनों को ना कन्फ्यूज़ कर देते हैं बुनियादी तौर के ऊपर। ख़ैर, तो अब जब इस मेथोडोलॉजी को फ़ॉलो किया जाएगा, जो कि अक़ली इस्तिंबात को पसंद करती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ़ रिलीजियस कर सर्कल के ऊपर आप देखेंगे, बल्कि उसका इफ़ेक्ट आप रिलीजन से बाहर भी जो सर्कल्स हैं, उसके अंदर भी आप देखेंगे। इसकी खुद दलील क्या है? इसकी खुद दलील ये है कि जो इस्लामी फ़िलॉसफ़र्स, इस्लामी फ़िलॉसफ़र जो खुद थे, वो रिलिजन के अंदर भी महारत हासिल रखते थे। जैसे इब्न रुश्द थे, वो फ़क़ीह थे अपने जो उनका स्कूल था उसके अंदर। ऐसे ही जो जाबिर बिन हयान थे, वो भी साहिब इमाम जाफ़र थे और इब्न सीना ने भी तालीमात हासिल की हुई थी और मज़हबी तनाज़ुर में भी ये कुरान भी समझते थे और हदीस भी समझते थे और बाकी चीज़ें भी समझते थे और साथ ही साथ इन्होंने साइंस में भी इनको आपको बेहतरीन बेहतरीन कलाम मिलेगा। जैसे इब्न सीना का आपको तिब के ऊपर बेहतरीन काम मिलेगा। अबू बकर ज़करिया और राज़ी का तिब के ऊपर आपको बेहतरीन काम मिलेगा। जाबिर बिन हयान का ज़िक्र कर दिया, केमिस्ट्री के ऊपर उनका बेहतरीन काम है। इल्मुन नुजुम जो एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर उनका बेहतरीन काम है। ऐसे ही जो क्यूबिक इक्वेशन का जो फ़ॉर्मूला है वो उमर ख़याम ने दिया जो कि इब्न सीना के शागिर्द थे और ऐसे ही आगे चल के इब्न तुफ़ैल जो हैं उन्होंने एक बेहतरीन नॉवल भी लिखा जिसे हय इब्न यक़ज़ान कहते हैं और उसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे उसने वेस्ट को इफ़ेक्ट किया। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट कर देता है। मतलब अभी हम देखते हैं ना एक तरफ साइंस जा रही है, आपको समझ नहीं आती यार साइंस तो एक तरफ जा रही है इसका मज़हब से क्या ताल्लुक है? दूसरी तरफ पॉलिटिक्स जा रही है, फिर आप समझ नहीं आती पॉलिटिक्स का यार मज़हब से क्या ताल्लुक है? किस तनाज़ुर में मज़हब जो है वो पॉलिटिक्स को देखता है? फिर तीसरी तरफ आपका वो रिलिजन जा रहा है, वो एक ही तरफ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा जो कुछ हज़रात हैं, मौलवी हज़रात भी हैं, वो साइंस की मुखालफत कर रहे हैं, डोमिनेंट सियासत की मुखालफत कर रहे हैं। तो समझ ही नहीं आती कि ये अ, फंडामेंटली क्या यूनाइटिंग फैक्टर है जो कि इन सबको अपनी-अपनी जगह पर चला सके। तो ये वो ल्यूब्रिकेंट जो है ना इसका वो इस असल में इस्लामी फ़लसफ़ा है जो इन तीनों को अपनी डोमेन के अंदर हद के अंदर लगा देता है, बाउंड्री के अंदर लगा देता है कि आप इसका ये फ़ंक्शन है, इसका ये फ़ंक्शन है और इसका ये फ़ंक्शन है बुनियादी तौर पे। तो ये इस्लामी फ़लसफ़े का एक शाहकार इसकी बात है। और आज की दुनिया के अंदर जब टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जो इंसानी फ़िक्र है, उसके अंदर भी इर्तिक़ा पैदा हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि इंसानी फ़िक्र के अंदर इर्तिक़ा नहीं हो रहा। अब चूँकि इंसानी फ़िक्र के अंदर इर्तिक़ा हो रहा है, तो इंसानी फ़िक्र भी खुद किस चीज़ की मुतलाशी है? हक़ की मुतलाशी है और हक़ हक़ को मतलब ट्रुथ को जानना चाहती है। अब ट्रुथ को जब वो जानना चाहती है और उसका कॉग्निटिव लेवल भी ज़्यादा हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है अब आप लोगों को सिर्फ़ जो सिंबॉलिक लेवल पे ट्रुथ नहीं बता सकते कि ऐसे लिखा हुआ है बस आप इसे लिटरली एक्सेप्ट कर लो। अगर आप ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे मुझे तो ये सेंस ही नहीं बनाती बात। तो इसीलिए अब आपको उन चीज़ों को रैशनली उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये रैशनल एक्सप्लेनेशन हमारे ट्रेडिशन के अंदर मौजूद है। सिर्फ़ मसला ये है कि लोग उसको आगे लाते नहीं हैं। अब उसके अंदर पीछे बुनियादी वजूहात हैं, एक उनका अपना बायस होता है। दूसरी बात ये है कि वो ज़ुबान ही इतनी मुश्किल है कि हमारा अ, जो हमारा ट्रेन्ड मौलवी भी है, मतलब वो नहीं समझ सकता ऐसी अरबी या ऐसी फ़ारसी को, यहाँ तक कि ऐसी उर्दू को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो ज़ुबान ही ऐसी टेक्निकल है। लेकिन उसके अंदर ये तमाम बातें एक्सप्लेन की गई हैं, जिससे आप रिलिजन की रैशनल सेंस बना सकते हैं कि वो
ना सिर्फ ट्रू टू द ट्रेडिशन हो, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि रैशनल सेंस, तो लोग ना फंडामेंटली अपना ये बायस ले आते हैं, अच्छा ये तो ना इस्लाम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बल्कि वो वाला इस्लाम आपको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में वैसे आया था और जैसे बयान किया गया था। इसीलिए तो बता रहे हैं कि इस्लामी फिलासफा इतने पुराने हैं, इसी वजह से बता रहे हैं। तो वो इस्लाम पेश किया जाए जो कि हक के ऊपर मबनी है और अक्ल के ऊपर मबनी है। तो इससे ये ना सिर्फ ये होगा कि मुसलमानों की बेहतरी होगी, बल्कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान के जो यूनिक मसाइल हैं उनको आप हल कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक बात नहीं, ये पूरी एक मूवमेंट है और इस मूवमेंट को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं बेशक। आप हमारा साथ दें, हमसे सीखें, हाँ हमें भी सिखाएं आप। और ऐसे हम सब मिलके पाकिस्तान को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं बुनियादी तौर के ऊपर। अब तीसरा सवाल ये आता है कि अब मैं फ़लसफ़ा सीखूँ कैसे? फ़लसफ़े के बुनियादी जो डिक्टेट्स हैं उन्हें मैं समझूँ कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो फ़लसफ़े की प्राइमरी सोर्सेज़ हैं वो मुश्किल है, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस चैनल के अंदर ये जो सीरीज़ चल रही हैं, इन पूरे चैनल को आप देख लें। उर्दू में है, अंग्रेज़ी में है, इस पूरे चैनल को आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपको मालूम होगा कि फ़लसफ़ा क्या है, फ़लसफ़े को आपको समझने में फ़ायदेमंद बात होगी। अच्छा, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि चैनल्स में मखसूस वीडियोज़ हैं जो कि इस्लामी फ़लसफ़े की कुतुब के ऊपर मौजूद है। वो भी लिंक में भी डाल दी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। उर्दू कुतुब भी हैं, अंग्रेज़ी कुतुब भी हैं। ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको समझ में आएगा ना, वो ऐसे ही आएगा कि जब आप बाकियों से सुन लेंगे। क्योंकि बाकियों से सुन के जो मुश्किल ज़ुबान होगी, क्योंकि कई दफ़ा जैसे ज़ाहिर-सी बात है, आपको जैसे बताया इंग्लिश में भी मुश्किल ज़ुबान होती है, उर्दू में मुश्किल ज़ुबान होती है। वो मुश्किल ज़ुबान जैसे एक टीचर एक्सप्लेन करता है, मुश्किल ज़ुबान को आसान करता है ताकि बाकी लोग भी समझ सकें, तो ऐसे ही हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो मुश्किल थोड़ी-सी जो ज़ुबान है, उसको आसान करके बाकियों के सामने पेश कर दें ताकि वो भी समझ सकें कि इस्लामी फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर क्या है। तो अब हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं इस बात को। इस्लामी फ़लसफ़ा वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी है। इसके बड़े-बड़े नामों का क्या नाम है? जैसे इब्न सीना है, अबू बकर ज़करिया राज़ी हैं, जाबिर बिन हयान है, मुल्ला सदरा हैं, वग़ैरह। ठीक हो गया? ये किस पे सबसे ऊपर बुनियाद रखता है? डिक्टेट्स ऑफ रीजन, लॉज ऑफ लॉजिक। मतलब ये इसकी फंडामेंटल मेथोडोलॉजी है जिसकी जिसकी लाइन के अंदर बाकी सोर्सेस को इंटरप्रेट और समझा जाता है बुनियादी तौर के ऊपर। चौथा क्या है? ये रैशनल थिंकिंग को सपोर्ट करता है, जो कि ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाकी जो स्कूल्स हैं, जाहिर सी बात है जब आप एक ट्रुथ क्लेम कर रहे हो, तो बाकी जो स्कूल्स हैं जैसे लिटरलिस्ट मैंने आपको बताया या टेक्सचुअलिस्ट बताया, तो उनसे फिर हमें इख्तलाफ करना पड़ता है बिल्कुल ही फंडामेंटल्स के अंदर। बाकी फुरू के अंदर, यानी बाकी जो वो बातें कर रहे हैं उसके अंदर हमें उनसे इत्तेफाक हो सकता है, ठीक है? हो सकता है उनकी बात भी कोई रैशनल हो, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन हमें उनसे एक फंडामेंटल इख्तलाफ है, वो ये है कि वो सबसे पहले जो तकदीम अकल है उसके कायल नहीं है। मतलब फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉजिक को वो हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं समझते, ये मसला है। और क्योंकि इसके बगैर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रियलिटी जो है वो मुमकिन है ही नहीं। तो ये एक समरी है बिल्कुल छोटी सी पाकिस्तान के तनाजुर में इस्लामी फ़लसफ़े की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको आप बाकियों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे बात होती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।